आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पैराडॉक्स बीएससीबी क्लास 10th में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं बच्चों लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो 2011 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक से, और वो भी किस पाठ से, तो पाठ 4 से। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, चूँकि बीच वाले जो भी पाठ हैं उसके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। जो बीच का बच गया था ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं था परीक्षा के लिहाज से, इसलिए इसको मैंने बाद में रखा है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसके बाद पाठ 10 जो मछली है उसके बारे में, उससे पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो भी 2011 से 2020 तक की परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर को। तो ये देखिए आपका पाठ 4 जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी से जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो बच्चों है आप देख रहे हैं, ये पहला जो प्रश्न आपका है यहाँ पर, ये प्रश्न है द्विवेदी जी से किसने पूछा था। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून आप जानते ही हैं कि हम लोगों के पास भी नाखून है और ये बराबर बढ़ आते हैं। तो द्विवेदी जी से ये किसने पूछा था, ये प्रश्न जो है, और ये पूछा भी जाता है बार बार। और तो ये किसने प्रश्न पूछा था, ये 2020 की सेकेंड सिटिंग की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो इसका उत्तर आप देखें, इसमें ऑप्शन में लिखा गया है। चूंकि आप जानते ही हैं कि परीक्षा में जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और आपको उसी विकल्प पे ये भी नहीं है कि इसमें चिन्ह का प्रयोग करना है, मार्क कर देना है। वो तो आपको प्रश्न पत्र में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन OMR शीट जो आपको दिया जाता है उसी पर आपको इस ऑप्शन में जो A, B, C और D, ये जो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, आपको प्रश्न संख्या अगर 1 है तो 1 के सामने जो A, B, C, D लिखा हुआ होगा, वो गोला जो होगा उस गोले को केवल आपको रंग देना होता है। तो इसलिए उसमें उत्तर लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल गोले को भरना है। तो ध्यान रखना है कि हम जो उत्तर दें वह बिल्कुल सही हो। तो आप देखिए कि ये प्रश्न जो है उसने उनसे किसने पूछा था, तो ये आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है थ्योरी में भी कि उनकी लड़की ने जो है ये प्रश्न पूछा था। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न जो है, किसने कहा था, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब जो नए हैं वो खराब नहीं होते। तो ये किसने कहा था, और देखिए ऑप्शन में जो आपको दिया गया है, A विवेकानंद ने, B है रामकृष्ण परमहंस ने, C है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और कालिदास ने। आप जानते हैं कि इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो एक बार हमारे मन में यह बात आ सकती है कि जब इनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है तो जरूर यह बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कही होगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, यह जो बात कहा था वह कहा था कालिदास ने। यानी आप जान गए, इसमें सही ऑप्शन है आपका D कालिदास। तो आइए फिर चलते हैं हम दूसरे अगले स्लाइड की ओर, अगले प्रश्न में। ये जो आपका प्रश्न है बच्चों, ये पौराणिक कथाओं से लिया गया एक प्रश्न है, जो इस पाठ में इसका जिक्र लेखक महोदय ने किया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची एक मुनि थे और बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे। तो इनकी हड्डी से क्या बना था, तो इनकी हड्डी से जो बना था उसमें देख लीजिए, और जो ऑप्शन लगाया गया है, पहला ऑप्शन है इंद्र का वज्र, दूसरा ऑप्शन है धनुष, तीसरा है त्रिशूल और चौथा है तलवार। तो क्या बना था बच्चों, दधीची की हड्डी से जो अस्त्र बना था वह जो है अस्त्र देवराज इंद्र का सबसे महान अस्त्र कहलाता है, और वह है वज्र।
इंद्र का वज्र, यानी ए ऑप्शन जो है वह सही ऑप्शन है। तो दधीची जो है वह मुनि थे, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। ये आपका सही है। और ये प्रश्न जो है 2020 की परीक्षा में ही पूछा गया था। अगले प्रश्न में चौथा प्रश्न जो है आपका वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, यह प्रश्न जो है 2019 की फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा में बच्चों पूछा गया है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेंगे कि पहला जो ऑप्शन है वह है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है क्रोध, तीसरा ऑप्शन है भय और चौथा ऑप्शन है घृणा। अब बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना, एक बूढ़ा व्यक्ति जो काफी अनुभवी होता है, तो उसकी नजर में इन चारों में सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है बच्चों। ये काफी आसान सा सवाल इसमें पूछा गया है। अगर बूढ़े की जिक्र नहीं भी किया होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन सबों में, चारों ऑप्शनों में सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप, मुझे लगता है आप गेस भी कर रहे होंगे। तो ये ए ऑप्शन जो है, जो प्रेम है, वह सबसे बड़ी चीज है। यह आप भी जानते हैं और उस बूढ़े ने अपने अनुभव के आधार पर भी यही बात कही कि प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। तो आइए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में, अगले स्लाइड में। अब अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है आपका पांचवा प्रश्न, जो 2019 की सेकेंड सिटिंग की परीक्षा में पूछा गया था, यानी दूसरी पाली में इस प्रश्न को पूछा गया है। और प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो पाठ तो खैर हम आज इसमें पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस बात को आपको याद रखना होगा बच्चों की हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं या नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों चीजें ही समान हैं। जब एक का उत्तर आप याद कर लेंगे तो दूसरे का उत्तर अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो 10वीं की आपकी पाठ्य पुस्तक है गोधुली, उसमें से यही पाठ उन्होंने लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये जो प्रश्न है बच्चों, यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न को देखिए 2019 की प्रथम पाली की परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था, और उसके बाद 2018 की जो भी प्रथम पाली की परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था। यानी एक ही साल के अंतराल में इस प्रश्न को जो है पूछा गया बार बार। तो आइए इसका उत्तर हम जानते हैं कि नाखून आखिर प्रतीक किसका है। ये जो हमारे नाखून जो बार बार बढ़ आते हैं, आखिर ये किसका प्रतीक है, किसके उदाहरण हैं। तो एक जो है आपका वह है पाशवी वृत्ति का, दूसरा है मानवता का, तीसरा है प्रेम का, और डी ऑप्शन जो देख रहे हैं वह है पौरुष का। तो किस चीज का यह प्रतीक है, तो आपने पाठ में भी पढ़ा है और बिल्कुल आपको याद होगा कि यह प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। यानी पाशवी वृत्ति कहने का मतलब है पशु के समान वृत्ति वाले। यानी जिस समय मनुष्य जंगली था, जंगलों में रहता था, उसके पास घर नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो उस समय क्या होता था, उसको शिकार करके अपना भोजन करना होता था। खेती बाड़ी भी उस समय का मनुष्य नहीं जानता था। तो उस समय की यह बात है जब उसके लिए उसके नाखून जो है किस काम आते थे, उसके अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। वह चूंकि वह उन नाखूनों के माध्यम से ही अपनी रक्षा करता था, खुद दूसरे जानवरों से, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था, या दूसरे प्रतिद्वंदियों के साथ लड़ाई में भी वह उनका इस्तेमाल करता था। तो नाखून उस समय उनके अस्त्र हुआ करते थे। तो उस समय मनुष्य जो है वह पशु के ही समान था, क्योंकि वह उस समय लड़ाई झगड़ा करता था, उनमें काफ़ी प्रतिद्वंदिता होती थी। जंगली जानवरों का मांस वह कच्चा खा जाता था। तो एक तरह से आप देखेंगे कि पशु के समान ही उस समय के लोग हुआ करते थे। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो उसी चीज का वह प्रतीक रह गया है। उस समय जो नाखून हमारे अस्त्र थे, वह आज के समय में क्या हो गए हैं, आज भी नहीं जा रहे हैं। यानी पशुता हमारे अंदर से आज भी
नहीं मरी है। तो इस नाखून प्रतीक है पार्श्वी वृत्ति का, आप याद रखेंगे बच्चों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। चलते हैं अगले स्लाइड में, अगले प्रश्न की ओर। तो ये बच्चों जो आपका प्रश्न है, आप देखेंगे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ये 2018 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है 1907 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी और 1904 ईस्वी। तो यानी इस तरह से कब उनका जन्म हुआ था। तो जब आपने लेखक परिचय का वाला जो वीडियो देखा होगा थ्योरी सेक्शन में, तो सब में मैं लेखक परिचय की बात करता हूं और ये भी बताता हूं कि इनका जन्म जो है वह काफ़ी जन्म की तिथि जो है वह महत्वपूर्ण होती है। जन्म का स्थान भी परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। तो इन सब बातों को हमें याद रखने की ज़रूरत है बच्चों। तो आपको भी बिल्कुल याद होगा, इसके पहले जो हमने थ्योरी में इसकी चर्चा की थी, तो आपको बिल्कुल याद है कि इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां, इसका मैंने आपको अर्थ बतलाया था वो थ्योरी सेक्शन में कि सहजात वृत्तियां वैसी वृत्तियों को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं फिर से कि सहजात वृत्तियां उन वृत्तियों को कहते हैं जो कि अनायास हो जाया करती हैं। यानी हमें पता भी नहीं चलता है कि वह कब आई और कब गई और कब बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। जैसे हमारे जो बाल जो हैं वह आप जब मुड़वा लेते हैं देखते हैं तो स्वतः वह बढ़ता है धीरे धीरे। उसी प्रकार हमारे काट देने पर भी नाखून अपने आप बढ़ते हैं। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई वश नहीं है। दांत भी आप देखते हैं कि एक बार जब दांत बचपन में किसी के टूट जाते हैं, जो दूध के दांत कहलाते हैं, तो फिर हमारे दांत जो हैं वह पुनः उगाते हैं, पुनः जम जाते हैं और उसके जमने का भी हमें पता नहीं चलता है। तो ये सभी जो है जो अनायास ही हो जाया करते हैं और उनका हमें पता भी नहीं चलता, वैसी वृत्तियों को हम कहते हैं सहजात वृत्तियां। यानी आप देखते होंगे कि हमारी पलकें जो हैं, आँख की पलकें, वह भी अनायास ही गिर जाती हैं, उस पर भी हमारा कोई वश नहीं है। और वैसे तो अभी आंखें खुली हैं हमारी, अगर बंद करना हम चाहें तो काफ़ी देर तक बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद करने पर हमारा अधिकार है, लेकिन इसे खुले रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम इसे ज़्यादा देर तक खुली नहीं रख सकते। तो आइए इसका उत्तर हम जानते हैं कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। आप समझ गए होंगे मैंने जो अभी बताया उसके आधार पर स्तरों के संचयन को, बिल्कुल नहीं। बी है अनजान स्मृतियों को, तीसरा है स्व के बंधन को और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है, इसमें आप कह सकते हैं अनजान स्मृतियों को। इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है और ये याद है पहले की और वही आज भी चली आ रही हैं, हमें पता नहीं चलता है और वह बढ़ आती हैं, अपने आप निकल जाती हैं। यानी अनजान स्मृतियों को, ये आपका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अभी तक जितने जो इस पाठ से, जो पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे जितनी जो परीक्षाओं में अभी तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया। अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपको कम लगती होगी, तो कम लगने का प्रश्न भी है क्योंकि 2018 से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसलिए बच्चों ये प्रश्न अभी आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो आते हैं अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2011 से 2020 तक की परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न इस पाठ से, जो पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे पूछा गया है। तो आइए हम जानते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। यानी आप भी काटते हैं, मैं भी अपने नाखून को काटता हूं, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद उनमें मैल आ जाता है और मैल अभी आप सभी भी जानते हैं कि वह मैल जो है खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और उसमें बहुत सारे कीटाणु और विषाणु होते हैं। तो इसीलिए हम बार बार नाखून को काटते हैं, ये तो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ लेखक के अनुसार
मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है और इसका उत्तर क्या होगा, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए। क्यों समझिए? इसलिए कि देखिए, ये 2020 की जो परीक्षा में प्रथम पाली में भी पूछा गया और द्वितीय पाली में भी पूछा गया। उसके अलावे यह 2015 की द्वितीय पाली की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसलिए एक ही साल में 2 बार इसको रिपीट किया गया और 2015 में भी यह प्रश्न आया था, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को क्यों काटता है। नाखून मनुष्य की पशुता की निशानी है। मैंने आपको इसके पहले ही बच्चों बताया है कि नाखून क्या है, मनुष्य की पशुता की निशानी है। जब मनुष्य जंगली था तो उसके नाखून उसके अस्त्र थे, मगर आज का मनुष्य सभ्य दिखना चाहता है, इसलिए वह बार बार नाखून को काटता है। यानी हम नाखून क्यों काटते हैं? सभ्य दिखने के लिए, चूंकि हमें कोई जंगली न कहे, हम जानवर जैसे नहीं दिखे। अगर बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे कि बताओ वह जंगली है। तो इसलिए जो है मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काटता है, इसलिए कि वह सभ्य दिखना चाहता है। तो देख लेंगे आप इसका आंसर, नाखून मनुष्य की पशुता की निशानी है। जब मनुष्य जंगली था तो उसके नाखून उसके अस्त्र थे, मगर आज का मनुष्य सभ्य दिखना चाहता है, इसलिए वह बार बार नाखून को काटता है। तो आइए, यह प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नाखून बढ़ने का प्रश्न, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रश्न ही है और पाठ का नाम भी आपका वही है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आखिर यह प्रश्न जो है वह लेखक के सामने आया कैसे, यानी किसने उनसे पूछ लिया यह बात कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, यह 2019 की द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है बच्चों, एक बार लेखक की लड़की ने, यानी यह प्रश्न उनसे किसने पूछा, लेखक की लड़की ने ही पूछ लिया। तो एक बार लेखक की लड़की ने उनसे पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रकार उनकी लड़की के माध्यम से यह प्रश्न उपस्थित हुआ। किसके सामने उपस्थित हुआ? तो लेखक के सामने। आप यहां लिख सकते हैं कि इस प्रकार उनकी लड़की के माध्यम से यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। आप प्रश्न को समझ गए, उसके उत्तर को समझ गए, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। जब समझ जाएंगे तो हम उसको अपने शब्दों के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी हम उत्तर लिखें अपने शब्दों में ही लिखें। आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र पर भी यह बात लिखी होती है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रयास तो यही करना है कि शब्द आप ही के हों। ये तो मैंने इसका उत्तर आपको बताया है, आप इसका उत्तर याद कर लेंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि भाषण देने के दौरान कोई व्यक्ति भाषण याद कर लेता है तो बीच में अगर किसी पंक्ति को वह भूल जाता है तो उसके बाद वह रुक जाता है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपका कलम परीक्षा में नहीं रुकना चाहिए कहीं भी। तो इसलिए आप जब बात को समझ जाएंगे तो आपकी कलम जो है कहीं भी नहीं रुकेगी और उत्तर जो है आप बिना रुके लिख देंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न में बच्चों। आइए, अब अगला प्रश्न जो है आप देखिए कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो लेखक के द्वारा जो यह प्रश्न पूछा गया है यह 2017 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया है। यानी लेखक पूछता है किससे? हम लोगों से पूछता है, समाज से पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो आइए अब हम समझते हैं कि लेखक आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। तो देखिए, लेखक समझ नहीं पाता कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, यानी लेखक की भी समझ में नहीं आ रहा है। एक ओर तो मनुष्य क्या दिखना चाहता है, सभ्य दिखना चाहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अच्छी बोलियां बोलता है और
सभ्य दिखने के लिए वह बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी सभ्यता जो है हमारे अंदर अब स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य आज सभ्य हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ लेखक क्यों बात करते हैं कि आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है और क्यों उन्हें यह बात समझ में नहीं आती और क्यों वह प्रश्न जो है हमारे सामने रख देते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि लेखक समझ नहीं पाता कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, इसलिए वह प्रश्न को क्या करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। मनुष्य सभ्य दिखने के लिए नाखून को तो बार बार काटता है, परंतु वह अस्त्र शस्त्रों को बनाने और उसका प्रयोग करने में लगा हुआ है। एक ओर तो हम अपने नाखून को काट कर सभ्य होना चाहते हैं, सभ्य दिखना चाहते हैं, दूसरी ओर वही अस्त्र शस्त्रों को जमा करने की, बनाने की ओर लगी हुई है। तो आखिर वह अस्त्र किस लिए बनाए जा रहे हैं? उस अस्त्र का तो कहीं ना कहीं तो प्रयोग होगा ही। तो इसी के लिए वह लेखक कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र और उसका प्रयोग करने में लगा है, अतः मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। जो अस्त्र हैं वह बिल्कुल विनाश के लिए हैं, और आप देखते ही होंगे कि परमाणु बम बन रहा है और उसकी विनाश लीला विश्व युद्ध में देखी भी जा चुकी है। जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, तो बहुत सारे लोग उस बम विस्फोट में मारे गए थे, परमाणु बम के विस्फोट में। तो चलिए, इसीलिए कह रहा है लेखक यहाँ कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न जो है वह देखते हैं कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। यानी नाखून जो है उसको अस्त्र में देखने की बात इसमें लेखक द्वारा की गई है। पुराने समय की जो बात थी, मैंने आपको बताया भी है कि उस समय जब मनुष्य जंगली था, उस समय की बात है। तो कहाँ तक संगत है, यह 2016 के सेकेंड सिटिंग की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो आइए समझते हैं कि आखिर अस्त्र के रूप में लेखक नाखून को कैसे देखते हैं। जब मनुष्य जंगली था, उस समय नाखून ही उसके अस्त्र थे। अपनी आत्मरक्षा, शिकार करने तथा अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए उसे नाखून की जरूरत थी। अतः लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। तो यह प्रश्न आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया, और आसान सा प्रश्न था, और इसका उत्तर भी काफी आसान था, जिसको हम लोग पहले ही समझ चुके थे। चलते हैं अब अगले स्लाइड में। ये आपका ये जो पाठ है, मैंने आपको बताया था कि मैं पाठ 4 जो भी हम लोग पढ़े हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उससे संभावित जो भी प्रश्न थे 2011 से 2020 तक की परीक्षा में पूछे गए, उसके बारे में हमने सॉल्व कर लिया सारे प्रश्नों को। अब आते हैं हम पाठ 10 में। चूंकि इसके पहले के जो भी पाठ थे, सबका क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्यूशन कर लिया है। तो इस पाठ 10 में जो पाठ का नाम है मछली, और इस मछली पाठ से जो भी प्रश्न आए हैं उसके बारे में चलिए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो थ्योरी सेक्शन में आपने पढ़ा भी है मछली शीर्षक पाठ के बारे में, उसके लेखक के बारे में। अब आइए, जो प्रश्न इससे पूछे गए थे इस पाठ से, मछली पाठ से, उस पाठ में कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं 2011 से 2020 तक की परीक्षाओं में, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं हम। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका 2020 की द्वितीय पाली की परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, यह प्रश्न है, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका भग्गू, दूसरा है संतु, तीसरा है बंधु, और चौथा है जग्गू। तो इसमें 2 नाम तो उस पाठ के हैं, पहला भग्गू है और दूसरा है संतु। तो भग्गू मछली को काट रहा था, वह लेके क्यों भागेगा भला। यह संतु जो है यह मछली को पालना चाहता था, इसीलिए संतु जो है मछली को लेकर भागा। कौन लेकर के भागा मछली को बच्चों? संतु भागा। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। यानी जो मछली यह पाठ है
उसमें किस वर्ग के जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 2020 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया है और 2018 की द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका यह कि किस वर्ग का जीवन इसमें इस पाठ में वर्णित है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ए है निम्न वर्ग का, बी है उच्च वर्ग का, सी है मध्यम वर्ग का और डी है कृषक वर्ग का। तो आपको पता ही है इसमें लिखा गया है, जो किताब में जो लिखा गया है निम्न मध्यम वर्ग का, तो यहाँ केवल निम्न वर्ग का लिखा हुआ है और यहाँ उच्च वर्ग का लिखा है। तो न निम्न वर्ग है और न उच्च वर्ग है। चूंकि उसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बात है तो यहाँ मध्यम वर्ग में हम सीधे टिक लगाएंगे, यानी सी ऑप्शन बच्चों क्या है, बिल्कुल सही है आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, ये 2020 की द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम है। यानी मछली में मछली जो पाठ है बच्चों, उसमें दीदी के प्रेमी का नाम पूछ रहा है। यानी संतु जो है वह एक बच्चा है और उसकी दीदी जो है उसके प्रेमी का क्या नाम है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो संतु तो सबसे पहले उसका भाई ही है, तो वह प्रेमी कैसे हो सकता है। दूसरा है महेंद्र, और मुझे लगता है कि ये महेंद्र नाम उसमें कहीं आया ही नहीं है। सी है भग्गू, तो भग्गू तो हमको लगता है कि उस घर में मछली काटने का काम करता है, वह भला कैसे हो सकता है। डी है नरेन, और उसमें पाठ में जिक्र भी मैंने किया था आपको, जो थ्योरी सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे। नरेन बिल्कुल सही उत्तर है आपका नरेन। यानी मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम है, नरेन नाम है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। चौथा प्रश्न जो आपका है वह है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी जो इस मछली पाठ के लेखक हैं, तो किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। आप देख लीजिए, वह है संजय गांधी, दूसरा है राजीव गांधी, सी है इंदिरा गांधी और चौथा है फिरोज गांधी। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है वह सही है बच्चों, आपको ये बताना है और सही पर ही हमें टिक लगाना है। तो ये जो है आपका उत्तर है इंदिरा गांधी। तो आप समझ गए, ये प्रश्न जो है 2020 की द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वह है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। संतु अचानक क्या लेकर के भाग गया है, 2019 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या लेकर के भाग गया, इसके पहले ही इस बात पर चर्चा हुई है ना। तो क्या लेकर के भागा, बिल्कुल सही जवाब मछली। इसके पहले जो प्रश्न था मछली लेकर कौन भाग गया, तो उस समय बताया गया था कि संतु। अब यहाँ है प्रश्न कि संतु अचानक क्या लेकर के भाग गया, तो यहाँ उत्तर आपको पता ही है कि मछली होगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है आप देख लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन भागा तो लेकर के मछली ही, इसलिए सही उत्तर आपका है मछली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था, यह 2019 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया है। तो लेखक के घर में मछली कोई नहीं खाता था। कौन खाता था, केवल लेखक के पिताजी। कौन खाते थे, लेखक के पिताजी। ठीक है, तो पिता इसका उत्तर सही है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वह है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। पाठ के शुरुआत में ही यह बात का जिक्र किया गया है और यह 2019 की द्वितीय पाली की परीक्षा में बच्चों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है यह कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। तो 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 या 4 खरीदी। तो इसका सही उत्तर है सी 3। यानी लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी,
3 मछलियां खरीदी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो क्या मांगना चाहता था, यह प्रश्न भी 2019 की द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो लेखक अपने पिता से, आप देखेंगे ऑप्शन में लिखा है खिलौना, किताब, पैसे और मछली। चूंकि आप जान ही रहे हैं कि पाठ का नाम ही है मछली, और लेखक जो है क्या मांगना चाहता था अपने पिता से, मछली मांगना चाहता था। क्यों मांगना चाहता था मछली? इसलिए कि वह मछली को लेकर के पालना चाहता था, कुएं में डाल करके उसे बड़ा करना चाहता था, ताकि मछली को वह बाद में बाल्टी से खींच कर निकाले और उसके साथ में खेल सके। तो इसके लिए लेखक क्या मांगना चाहता था अपने पिता से? मछली। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। यह 2018 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो पेड़ का कमरा जो है किसकी रचना है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल जी की। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की। और 10वां जो प्रश्न है वह आपका मछली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर भी आपका होगा विनोद कुमार शुक्ल। इसके पहले भी मैंने चर्चा इसकी बात की है। ये 2018 की फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वह है आपका कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। ये इसके पहले भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा गया प्रश्न था कि संतु क्या लेकर के भागा। तो मछली लेकर के भागा। मछली लेकर कौन भागा? तो संतु भागा। अब यह है प्रश्न कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। यह 2018 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर यह है कि संतु मछली को जिंदा रखना चाहता था। वह उसे कुएं में डालकर बड़ा करना चाहता था, इसलिए संतु मछली लेकर भागा। यहाँ छूट गया है ऊ की मात्रा मैंने लिख दिया है, इसलिए आप ध्यान देंगे यहाँ संत नहीं है बल्कि संतु है। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा? इसलिए कि वह मछली को जिंदा रखना चाहता था, वह उसे कुएं में डालकर बड़ा करना चाहता था। आप इसमें जोड़ भी सकते हैं कि बड़ा करना चाहता था ताकि वह उससे खेल सके। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए। दूसरा जो प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। संतु एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, और ये प्रश्न 2015 की प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था। आप देखते होंगे छोटा बच्चा जो होता है, कोई अगर जीव हरकत करने वाला होता है तो उसको छूता तो है फिर छोड़ देता है, यानी उससे डरता है उसकी हरकत को देख करके। तो संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था। उसे डर था कि कहीं छूने पर मछली उसे काट न ले, इसलिए संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था। तो चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर हमने जान लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये जो अगला प्रश्न है आपका कि मछली और दीदी में क्या समानता है, यानी क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, मछली में और दीदी में। और ये जो प्रश्न बच्चों पूछा गया है 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं कि आखिर मछली और दीदी में किस प्रकार की समानता की बात यहाँ लेखक के द्वारा की गई है। गमछे में लिपटी मछली पानी के अभाव में लहरा रही थी और कटने के लिए विवश थी। दीदी भी कमरे में पहनी हुई साड़ी को मुंह तक ओढ़कर, यानी साड़ी जो पहनी हुई थी उसको उसने क्या किया था, मुंह उससे ढक लिया था। मुंह तक ओढ़कर क्या कर रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही, जब सिसक सिसक कर रो रही थी तो कभी कभी बीच में हिचकी भी आ जाती है, यानी रोने के क्रम में सांस जो है हम नहीं ले पाते हैं। तो वह सांस जब लेते हैं तो क्या होता है, एक तरफ तो हम रो रहे हैं, दूसरी तरफ सांस लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस क्रम में जो है हिचकी बन जाती है। तो हिचकी लेते ही उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना। उधर मछली गमछे में कैसी हो रही थी, लहरा रही थी, कटने के लिए वह विवश थी,
उसका कोई चारा नहीं था। तो उसी तरह से वहाँ दीदी भी जब हिचकी ले रही थी तो वह भी सिहर रही थी। तो उसने देखा था संतु ने कि किस प्रकार से वह मछली लहरा रही थी और यहाँ दीदी किस प्रकार से उसका शरीर सिहर रहा था। तो दोनों को देख करके उसको लगा कि दोनों में समानता दिखाई पड़ी। तो इस प्रकार से दोनों में सिमिलैरिटीज यानी समानता जो है आपने देखा कि किस प्रकार से मछली का लहराना और दीदी का हिचकी लेते ही पूरे शरीर का सिहरना, ये दोनों ही जो है वह समानता दिखाई पड़ी। तो इस प्रकार से बच्चों इतने ही प्रश्न अभी तक की परीक्षाओं में इस पाठ के माध्यम से पूछे गए थे। तो जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर लिया। मैं भी आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर भी याद हो गया होगा, और नहीं याद होगा तो इसको फिर से आप एक बार और देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर से हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।